नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, आज हम 16 लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विशिष्ट अवस्था में पोषण। यानी कि हम गर्भावस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, प्लस गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सी पौष्टिक आवश्यकताएं होती है, इन सभी बातों के बारे में हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। और गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार से हमें आहार आयोजन करना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा है कि गर्भावस्था का समय जो होता है 9 महीने 7 दिन का समय होता है। और गर्भावस्था एक अस्थायी और विशिष्ट शारीरिक अवस्था होती है। गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री जो होती है, इसके गर्भाशय में एक निषेचित अंडाणु, एक निषेचित कोशिका होती है और जो धीरे धीरे भ्रूण में और उसके बाद एक गर्भस्थ शिशु का रूप धारण करती है। और जन्म के समय हम देखते हैं कि गर्भस्थ शिशु का जो वजन होता है कम से कम 3 किलोग्राम के आसपास होता है। अब यदि हम देखें कि गर्भावस्था का जो समय है 9 महीने 7 दिन की अवधि के अंदर यह पूर्ण होता है, तो हम गर्भावस्था की परिभाषा क्या कहेंगे बच्चों? हम गर्भावस्था के बारे में कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि एक अंड कोशिका से पूर्ण और परिपक्व शिशु विकसित होने का जो अंतराल है या जो समय है, उसको हम क्या कह सकते हैं? गर्भावस्था कह सकते हैं। शॉर्ट के अंदर ये हमारी डेफिनेशन बन सकती है। तो बच्चों, गर्भकालीन जो अवस्था है इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिए, गर्भकालीन अवस्था को जो 9 महीने 7 दिन का टाइम पीरियड होता है, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। सबसे पहली होती है हमारी डिंब अवस्था। डिंब अवस्था का मतलब ये है कि गर्भाधान से लेकर के 2 सप्ताह तक का जो समय होता है, ये कहलाती है हमारी डिंब अवस्था। अब 2 सप्ताह के बाद यानी कि 15 दिन से लेकर के 2 महीने तक का जो समय होता है, ये भ्रूणावस्था कहलाता है। इसके अंदर भ्रूण का विकास होता है। और इसके बाद 3 महीने से लेकर के शिशु का जन्म होता है, यानी कि 9 महीने 7 दिन तक के बाद का जो समय होता है, जब शिशु का जन्म हो जाता है, ये अवस्था कहलाती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो गर्भकालीन अवस्था में माता के शरीर के अंदर कई प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। ये कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो हमें बाह्य रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, है ना। लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो शरीर के इंटरनल भागों में होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो चलते हैं हम वो कौन कौन से परिवर्तन हैं जो गर्भावस्था के दौरान स्त्रियों में होते हैं। देखिए बच्चों, गर्भावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों में सबसे पहले हम देखते हैं शारीरिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के यदि हम वजन की बात करें, उनके शरीर के भार की बात करें, तो कम से कम 1 से 12 किलो 12.5 किलो तक का वजन जो है वो बढ़ता है गर्भकालीन अवस्था में। इसके अंदर जो प्रथम चरण होता है, यानी कि 3 मंथ तक यदि हम देखें, गर्भावस्था के दौरान 3 मंथ के अंदर जो है 1 से 1.5 किलोग्राम वजन ही बढ़ता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता है। और द्वितीय और तृतीय त्रैमासिक जो चरण होता है, इसके अंदर 3 से 5 किलो वजन या फिर 4 से 5 किलोग्राम वजन में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जैसे जैसे गर्भस्थ शिशु की वृद्धि होती है, उसका विकास जैसे जैसे होता है, जैसे जैसे वो उसको प्लेसेंटा से जो है पोषण मिलता जाता है और उसका विकास जैसे जैसे होता जाता है, गर्भाशय का वजन जो है वो बढ़ता जाता है। हम कह सकते हैं कि गर्भस्थ महिलाएं होती है, उनके वजन में भी जो है वो वृद्धि होती रहती है। साथ साथ हम कह सकते हैं कि उनके स्तनों के भार में भी वृद्धि होती है। इसके साथ साथ मेद रक्त का आयतन भी बढ़ता है, यानी कि फैट का भी आयतन बढ़ जाता है, फैट भी बढ़ जाती है। शारीरिक तंतु जो होते हैं या कोशिकीय तरल पदार्थ जो है, इनमें भी वृद्धि होती है। और शरीर का क्षेत्रफल और वजन जितना अधिक होता जाता है, उतनी ही जो है उपापचय जो दर होती है, यानी कि शरीर के इंटरनल भागों की जो क्रियाशीलता होती है, वो भी अधिक बढ़ जाती है ना। अब गर्भावस्था में वजन और शरीर का क्षेत्रफल दोनों ही तीव्र गति से बढ़ते हैं। तो जब दोनों ही तेजी से बढ़ते हैं, तो गर्भकाल में आहारीय उपापचय दर भी बढ़ जाती है और पोषण की भी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है ना, क्योंकि गर्भकालीन अवस्था में गर्भाशय का भार भी बढ़ता है। और जब गर्भाशय का भार बढ़ता है तो मूत्राशय पर भी जो है वो प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण जो है मूत्राशय में भी कई प्रकार के संक्रमण होने की संभावना भी बढ़ जाती है। और गर्भावस्था के प्रारंभ
के जो 2 से 3 महीने हैं उसके अंदर जो है मूत्र उत्सर्जन की क्रिया भी अधिक होती है। अब देखिए गर्भावस्था में ब्लड की मात्रा जब बढ़ती है तो उसके साथ साथ रक्त का परिसंचरण भी बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है और रक्त की मात्रा में वृद्धि के कारण जो है ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का प्रतिशत जो है वो कम हो जाता है। और गर्भावस्था में कम से कम हम कह सकते हैं कि 12 से 13 ग्राम जो है वो हीमोग्लोबिन होना चाहिए और यदि ऐसा नहीं है तो हम कह सकते हैं कि गर्भस्थ स्त्री को हमें ज़्यादा से ज़्यादा आयरन देना चाहिए और रक्त की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसका असर जो होता है सीधा हार्ट पर पड़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है ना। और इसके कारण जो है हम कह सकते हैं कि रक्तचाप, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इससे जो पैर होते हैं, पैर की जो शिराएँ होती हैं वो भी फैल जाती है, फूल जाती है और नाड़ी गति में भी वृद्धि हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, पल्स रेट बढ़ जाती है और किडनीज जो होती है वो ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाती है ना, वो भी ब्लड को छानने के लिए उनको भी जो है वो अधिक उन पर भी प्रेशर बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे गर्भ का समय बढ़ता जाता है, प्रसव का समय जैसे जैसे नज़दीक आता जाता है, वैसे वैसे ब्रीथिंग सिस्टम जो होता है इसमें भी थोड़ा उथलापन आ जाता है ना, ब्रीथिंग भी बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी श्वास फूलने लगता है ना, या श्वसन दर भी बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मांग भी शरीर में बढ़ जाती है क्योंकि एक तो गर्भस्थ स्त्री प्लस उसके शरीर में जो गर्भस्थ शिशु है उसको भी ऑक्सीजन की नीड होती है ना, तो ब्रीथिंग भी बढ़ जाती है। अब इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि गर्भस्थ जो स्त्री होती है उनका स्वभाव भी जैसे जैसे जो है प्रसव नज़दीक आते जाता है वैसे वैसे जो है उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, सुस्ती आती है, आलस्य आता है ना, और वो दिन भर जो है सोते रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ विशेष खाने की उन्हें चाह नहीं होती है ना, और आलस रहता है, बार बार प्यास का अनुभव होता है, लिक्विड पीने का जो है ज़्यादा मन करता है और बार बार जो है मूत्र विसर्जन करने की इच्छा भी होती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना, अनेक प्रकार की कष्ट जो है, कई प्रकार की जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ता है गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को। इसके साथ साथ उनकी पीठ और कमर की पेशियों में भी खिंचाव बढ़ जाता है जिससे कि कमर और पीठ में दर्द होता है और गर्भावस्था के बढ़ने के साथ साथ शरीर में बढ़ते हुए शिशु को स्थान और प्रसव के लिए अनुकूलन प्रारंभ हो जाता है, उदर की पेशियाँ ढीली हो जाती है, लचीली हो जाती है ना, गर्भाशय की पेशियाँ भी जो होती है वो ढीली हो जाती है, गर्भाशय जो होता है अब श्रोणि अंग नहीं बन करके और सिर्फ मांसपेशीय थैली का रूप ले लेता है। अब इसके अंदर भ्रूण जो होता है वो प्लेसेंटा से जो है वो पोषण लेता रहता है और उदर प्रदेश जो होता है, नीचे वाला जो भाग होता है हमारा गर्भाशय का, वहाँ की त्वचा जो होती है खिंचाव के कारण वहाँ पर लंबी लंबी धारियों के निशान बन जाते हैं, थोड़ी सी खुजली करने पर भी वहाँ पर कई प्रकार के निशान बनने लगते हैं और प्रसव के लिए योनि मार्ग और ग्रीवा जो होती है उनकी श्लेष्मिक झिल्ली भी मोटी हो जाती है, रक्त कोशिकाओं का जाल बढ़ जाता है, त्वचा जो है नीले रंग की हो जाती है, पेशियाँ ढीली और लचीली हो जाती है। ये सभी परिवर्तन जो है गर्भावस्था के दौरान जो है वो गर्भस्थ महिलाओं के अंदर देखने को मिलते हैं। साथ साथ ही श्रोणि मेखला के जोड़ और स्नायु भी जो है वो ढीले पड़ जाते हैं है ना, और अब श्रोणि मेखला के स्नायु जो होते हैं वो ढीले हो जाते हैं जिससे कि प्रसव के दौरान जब शिशु बाहर आता है तो उससे पर्याप्त जो है वो स्थान उपलब्ध हो सके है ना, इसीलिए त्वचा जो होती है वो ढीली हो जाती है ताकि बच्चे का जन्म आसानी से हो सके। अब देखो बच्चों, पोषण संबंधी समस्याएं, यानी कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कई प्रकार की पोषण संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। ये तो हमने देखी कि शारीरिक परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार के परिवर्तनों के बारे में हमने देखा। अब हम देख रहे हैं पोषण संबंधी समस्याएं कौन सी उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि गर्भधारण एक सामान्य और स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया है, परंतु इस अवधि में लगभग सभी स्त्रियों में जो है हार्मोनल परिवर्तन होते हैं जिसके कारण गर्भकालीन समस्याओं से उनको गुजरना पड़ता है। और जैसे कि सुबह उठते ही जो है प्रातःकालीन वमन है ना, फिर इसके बाद भोजन के प्रति उनमें अरुचि हो जाती है, पाचन संबंधी कई प्रकार की परेशानियाँ होती है, ब्लड की कमी हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है ना, शरीर के अंदर सूजन, पाँव में सूजन आने लग जाती है, पाँव में बाइटें आने लग जाते हैं, ये कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। इन सभी समस्याओं का कारण जो है वो क्या है कि गर्भस्थ स्त्री जो है के कारण जो है गर्भस्थ स्त्री जो होती है वो असुविधा या बेचैनी भी महसूस करती है और गर्भावस्था के दौरान ही गर्भवती स्त्री को विशेष रूप से उनकी देखभाल होनी चाहिए और विशेष प्रकार से उनको जो है पोषण संबंधी सभी पोषक तत्वों को जो है उनके भोजन में उपलब्ध करवाना चाहिए, उनके आहार में शामिल करना चाहिए।
इन सभी कष्टों को दूर करने के लिए गर्भिणी को आहार विशेष का विशेष ध्यान रखना चाहिए, धैर्यपूर्वक शारीरिक परिवर्तनों से समन्वय करना चाहिए और गर्भ धारण करने वाली जो महिला है उनको किसी कुशल चिकित्सक के संरक्षक में नियमित रूप से अपनी जांच करवानी चाहिए। इसके साथ साथ शारीरिक कष्टों के चलते हुए कोई जटिल समस्या उत्पन्न ना हो, यदि हम समय समय पर जो है चिकित्सक की सलाह लेते रहेंगे, जांच करवाते रहेंगे तो किसी भी विकट समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और शिशु और माता दोनों ही स्वस्थ रहेंगे, है ना। और शिशु और मातृ मृत्यु दर को रोका जा सके, जिसके कारण और गर्भावस्था में उत्पन्न होने वाली पौष्टिक समस्याएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ये तो हमने देखा शॉर्ट के अंदर कि यदि पोषण ठीक ढंग से गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को नहीं मिलता है तो उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, जैसे कि सबसे पहली समस्या है जी मचलाना और प्रातःकालीन वमन, है ना। कई बार उल्टियाँ होती है, दस्त हो जाती है, जी मचलाता है। गर्भावस्था के 2 से 3 महीने तक महिलाओं को सुबह सुबह उठते ही चक्कर आने लगते हैं, जी मचलाने लगते हैं, उबकाई आती है, उल्टी की समस्या होती है ना। ऐसा क्यों होता है? शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोनल परिवर्तन के कारण होता है और गर्भाशय में जो है भ्रूण की उपस्थिति से महिला का सामंजस्य नहीं हो पाने के कारण हम कह सकते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक कारणों से ऐसा होता है ना। इस स्थिति में महिला को सुबह उठते ही देखो क्या करना चाहिए कि ठोस आहार लेना चाहिए, जैसे कि टोस्ट ले सकती हैं, वो बिस्किट ले सकती है, भुने हुए चने ले सकती है, ये उन्हें खाने चाहिए। इसके बाद तरल पदार्थ पीना चाहिए और 3 महीने पूरे होते होते ये समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाती है। किंतु यदि ऐसा नहीं हो और उल्टियाँ पूरे दिन भर हो या लंबे समय तक होती रहे तो हमें इससे निर्जलीकरण भी हो सकता है, विषाक्तता की स्थिति भी हो सकती है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें जो है वो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर को, चिकित्सक को दिखाना चाहिए और महिला को जो है ठीक प्रकार से भोजन ग्रहण यदि नहीं कर पा रही है तो हमें चिकित्सक की सलाह लेकर के और उन्हें जो है ठीक ढंग से उनके लिए भोजन की, आहार की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि उनकी ये समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाए। अब देखिए बच्चों, दूसरी समस्या है पाचन संबंधी समस्या। पाचन संबंधी समस्या देखिए, गर्भाशय के बढ़ते आकार की वजह से ही जो है आमाशय पर दबाव पड़ता है और इस अवस्था के अंदर प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन जो है इसका स्राव अधिक होता है। तो इस हार्मोन की अधिकता से पेशियां जो होती है मुलायम होकर ढीली पड़ जाती है, तो जिसके प्रभाव से क्या होता है, आहार नाल की पेशियां जो होती है इनमें भी शिथिलता आ जाती है, वो भी थोड़ी ढीली हो जाती है और आंतों में क्रमाकुंचन की दर भी कम हो जाती है, आंतें भी ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाती, है ना। विभिन्न प्रकार के जब हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन जब सिक्रेट होता है तो उसका इफेक्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल पर भी पड़ता है, यानी कि आमाशय पर भी पड़ता है, आंतों पर भी पड़ता है ना, पूरी एलिमेंट्री कैनाल पर पड़ता है, जिसके कारण आमाशय में जो है 4 से 48 घंटों तक भोजन जो आता है ऐसे ही पड़ा रहता है, उसका पाचन नहीं होता। तो जब पाचन नहीं होता तो अपच की परेशानी हो जाती है। कई बार जो है अम्लीय भोजन आमाशय से आहार नली में चला जाता है ना, और इसके कारण जो है खट्टी डकारें आने लगती है महिलाओं को, छाती में जलन होने लगती है ना। बड़ी आंतों में जल का पुनः अवशोषण की दर बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, मल सूख जाता है। बड़ी आंतें जो होती है वो भी ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाती, ना छोटी आंत कार्य कर पाती ठीक ढंग से, ना ही बड़ी आंत कर पाती है। तो बड़ी आंत जो होती है जब जल का अवशोषण बहुत ज़्यादा मात्रा में कर लेती है तो मल सूख जाता है और सूख जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पेशियाँ शिथिल पड़ जाती है और सूखे मल का उत्सर्जन ठीक ढंग से नहीं कर पाती, जिससे कब्ज की शिकायत हो जाती है ना। और गर्भावस्था में रक्त का आयतन बढ़ जाने के कारण शरीर की सभी शिराएं भी फूल जाती है। अब देखिए, मलदार की फूली हुई शिराओं पर शुष्क मल जो होता है इसका उत्सर्जन का दबाव पड़ता है और जब दबाव पड़ता है तो शिराओं के फटने का भय रहता है। शुष्क मल के निष्कासन के समय शिराएं फट जाती है, जिससे रक्तस्राव होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पाइल्स कहते हैं, या इसी को हम बवासीर कहते हैं, या इसी को हम मस्से कहते हैं, है ना। मस्से की परेशानी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और कब्ज की शिकायत तो रहती है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गर्भावस्था के दौरान पाचन संबंधी भी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो पाचन संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए हम आहार व्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन करें। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो एक बार भरपेट भोजन न करके हमें दिन भर हम कह सकते हैं कि गर्भस्थ जो महिला है उसको हम 5 से 6 बार जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर भोजन देना चाहिए।
अब देखिए बच्चों, अगली समस्या है हमारी पैरों में बाइटें आना। बिल्कुल सही है, गर्भावस्था के दौरान जो है कभी कभी पैरों में बाइटें भी आते हैं। ऐसा महिलाओं में क्यों होता है? शरीर में कैल्शियम की कमी होने के कारण ऐसा होता है। तो कैल्शियम के लिए जो है गर्भस्थ स्त्री को दोनों टाइम जो है दूध अवश्य लेना चाहिए। गर्भस्थ शिशु, क्योंकि देखो कैल्शियम की आवश्यकता डबल मात्रा में होती है, क्योंकि एक तो गर्भस्थ महिला को भी होती है, साथ साथ गर्भस्थ महिला के गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसके लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि कैल्शियम की डबल मात्रा की आवश्यकता होती है। लेकिन गर्भस्थ महिलाओं को पूर्ण रूप से कैल्शियम नहीं मिलने के कारण ही उनके जो है पैरों में बाइटें आते हैं और पाँव में दर्द रहता है और थकान रहती है, आलस्य रहता है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमें चिकित्सक से परामर्श लेकर के कैल्शियम और विटामिन ई की टैबलेट्स भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ सबसे अच्छा तो यही है कि हमें हरी सब्जियों का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए, प्लस दूध दोनों टाइम लेना चाहिए। तो इससे हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होगी और जिससे कि सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान आसानी से हो पाएगा। अब देखिए बच्चों, ये तो हमने पढ़ा था कि पोषण संबंधी समस्याएं गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सी पोषण संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसके अंदर जी मसलाना, प्रातःकालीन वमन, उल्टी, दस्त होना या पाचन संबंधी कई प्रकार की परेशानियां और ब्लड की कमी हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, सूजन हो जाता है, पैरों में बाइटें आते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं कि गर्भस्थ जो महिला होती है उनको पोषण संबंधी किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है ना। तो एक स्वस्थ माँ जो होती है एक स्वस्थ शिशु को जन्म देती है, और जब माँ स्वस्थ रहेगी तो शिशु भी स्वस्थ होगा, है ना। तो गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और विकास का सीधा इफेक्ट जो है वो गर्भवती महिला के द्वारा, महिला का जो है सीधा इफेक्ट जो है गर्भस्थ शिशु पर ही पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि हमें जो है सबसे ज़्यादा गर्भस्थ महिला का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, उसके पोषण को उसे जो है ठीक ढंग से संतुलित आहार प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि गर्भस्थ शिशु भी हमारा स्वस्थ रहे। गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्याएं जो होती है वो कम से कम हो, और इसके लिए आवश्यक है कि गर्भवती महिला सुपोषित हो। गर्भावस्था से पहले, गर्भावस्था के समय और गर्भावस्था के पोषण का शिशु के स्वास्थ्य पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। तो यदि माता अस्वस्थ रहेगी, निर्बल रहेगी, बीमार रहेगी, कमज़ोर रहेगी और किसी गंभीर बीमारी से वो ग्रसित होगी तो एक स्वस्थ शिशु को जन्म नहीं दे पाएगी। तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि प्रसव के दौरान माँ और शिशु दोनों ही स्वस्थ रहे, है ना। यदि ठीक ढंग से उनको पोषण नहीं मिलेगा तो हम दोनों में से किसी एक की मृत्यु भी हो सकती है या दोनों की मृत्यु भी हो सकती है ना। या फिर उत्पन्न होने वाला शिशु कुपोषित हो सकता है, बीमार हो सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पोषण संबंधी आवश्यकताओं को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और उसके लिए हमने यहाँ पर एक सारणी नीचे दी है जिसके अंदर गर्भवती महिला के लिए पौष्टिक तत्वों की दैनिक प्रस्तावित आहारीय मात्राएं क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में हमें जानकारी भी दी गई है। तो इस सारणी के अंदर बच्चों हम ये कह सकते हैं कि एक कम, मध्यम और अधिक श्रम करने वाली जो गर्भस्थ महिला है उनकी पौष्टिक आवश्यकताएं किस प्रकार से होगी, उनको कितनी अतिरिक्त मात्रा में कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी, इन सभी के बारे में इस सारणी के अंदर हमें बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया गया है। तो हम चलते हैं इस सारणी की ओर। देखिए बच्चों, ये सारणी हमें ये बता रही है कि गर्भस्थ जो महिला है इसके लिए पौष्टिक तत्वों की दैनिक प्रस्तावित आहारीय मात्राएं कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सभी पोषक तत्व दे रखे हैं जिसके अंदर ऊर्जा है, प्रोटीन है, प्रत्यक्ष वसा है, कैल्शियम है, आयरन है, बीटा कैरोटीन है, थायमीन है, विभिन्न प्रकार के ये विटामिन्स है, राइबोफ्लेविन्स है, नियासिन है ना, पीरियडॉक्सिन है, विटामिन सी आदि है। अब देखिए यहाँ पर क्रियाशीलता के आधार पर, जैसे कि ये गर्भस्थ महिला के लिए है, लेकिन एक गर्भस्थ महिला जो कम क्रियाशील है, एक जो मध्यम क्रियाशील है और एक अधिक क्रियाशील है, अधिक श्रम जो करती है ना, तो उनके लिए कितनी कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होगी, प्लस गर्भावस्था के लिए अतिरिक्त मात्रा में कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होगी, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए ऊर्जा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो है 1900 किलो कैलोरीज, यदि कम क्रियाशील महिला है तो उसके लिए 1900 किलो कैलोरीज ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और यदि वो गर्भस्थ है तो हम कह सकते हैं इसके अंदर 350 किलो कैलोरीज जो है वो ऊर्जा की अतिरिक्त मात्रा में उन्हें आवश्यकता होगी। और यदि वो मध्यम क्रियाशीलता में आती है वो महिला,
कुछ श्रम करती है, कुछ मात्रा में उसके द्वारा श्रम किया जाता है, तो 2230 किलो कैलोरीज ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और यदि वो गर्भावस्था के दौरान उन्हें 350 किलो कैलोरीज अतिरिक्त जो है वो ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई स्त्री अधिक क्रियाशील है, अधिक श्रम करती है, अधिक मेहनत करती है ना, मजदूरी करती है, मेहनत करती है, तो उनको 2850 किलो कैलोरीज ऊर्जा की आवश्यकता होगी। प्लस यदि वो गर्भावस्था के दौरान उनको 350 किलो कैलोरीज अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं प्रोटीन जो है कम क्रियाशील के लिए 50 ग्राम, मध्यम क्रियाशील के लिए 55 ग्राम और अधिक क्रियाशील के लिए भी 55 ग्राम। तो तीनों के लिए यहाँ पर 55 ग्राम दिया है। और प्लस गर्भावस्था के दौरान इसमें जो है 82.2 ग्राम जो है अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम जो है प्रत्यक्ष वर्षा है, कैल्शियम है, लोह तत्व, इन सभी के को देख करके हम खुद समझ सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विटामिन भी दे रखे हैं और हम इस सारणी को देखकर ये मालूम कर सकते हैं कि गर्भस्थ महिला को पौष्टिक तत्वों की दैनिक प्रस्तावित आहारी मात्राएं क्या क्या होनी चाहिए। तो बच्चों इस सारणी को आप देखेंगे और स्वयं देख करके समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इजी है और आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।